मेरा मतलब। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन का एक और प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है हमारा 8। इससे पहले प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहले 1 से 7 नंबर तक के टेस्ट मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। और लगातार जो है हमारी टेस्ट की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर। और चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपकी परीक्षाओं में एज इट इज उठाकर पूछ लिए जाते हैं, यानी बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे आपको सारे। भारतीय कृषि पारिदर्श के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको भारतीय कृषि पारिदर्श के संदर्भ में, और आपको दिए गए हैं 2 पॉइंट और आपको बताना है इनमें से सही कथन कौन सा है। 2 कथन दिए गए हैं, सही कथन आपको बताना है भारतीय कृषि के पारिदृश्य से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पहले पॉइंट के बारे में। सीमांत एवं विखंडित जोतों की समस्या घनी आबादी एवं गहन कृषि वाले क्षेत्रों में अधिक गंभीर है। तो ये कहीं ना कहीं हो जाता है सही। सीमांत जो जोत होती है, जो विखंडित जोत होती है, वो घनी जहाँ आबादी होती है वहाँ पर जो है वो अधिक गंभीर समस्या हो जाती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आ जाता है मूल्यवर्धन और अवसंरचना का अभाव भारतीय कृषि प्रमुख समस्याओं में से एक है। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं में से एक है मूल्यवर्धन। मूल्यवर्धन कहा जाता है जब जो है मूल्य आपका लागत मूल्य से भी जो है बढ़ जाता है। एक मूल्य रखा हमने 20 रुपये किसी चीज़ का, लेकिन वो बेची कितने में गई है, तो वो बेची गई है 25 रुपये में। तो ये जो वृद्धि हुई है इसको मूल्यवर्धन कहा जाता है। ठीक है, लागत उसकी 20 रुपये है और वो बेची जा रही है हमारी 25 रुपये में, उसको जो है मूल्यवर्धन कहा जाएगा। तो ये भी एक गंभीर समस्या मानी जाएगी, क्योंकि 20 रुपये की चीज़ हमें 25 में मिलेगी तो गंभीर तो अपने आप ही हो जाएगी ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है दोनों कथन आपके दिए गए हैं सही, और दोनों कथन सही किस में हैं, तो सी में हो जाते हैं दोनों सही। ए और दो दोनों आपके सही हो जाएंगे। थोड़ा सा डिटेल की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो कृषि जनगणना के अनुसार भारत में अधिकांश भूमि जोत यानी 86% ये छोटी और सीमांत है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बनता है सीमांत किसानों से, एक बनता है लघु किसानों से, और एक और बनता है आपका जो है वृहद किसानों से। तो 3 तरह के जो है किसान देखे जाते हैं, और 3 तरह के किसानों से आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। क्या पूछा जाता है वो भी हम देख लेते हैं। सीमांत किसान सबसे पहले पूछा जाएगा, और आपसे ये पूछा जाएगा सीमांत किसान कौन होते हैं। तो वे किसान होते हैं सीमांत किसान जिनके पास 2.5 एकड़ या फिर 1 हेक्टेयर, ठीक है, 1 हेक्टेयर या फिर 2.5 एकड़ क्षेत्रफल अथवा उससे कम की कृषि भूमि होती है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि 1 हेक्टेयर, ठीक है, यही आपसे पूछा जाएगा 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को क्या कहा जाएगा, तो उनको कहा जाएगा सीमांत किसान। इसके बाद दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका लघु किसान। वे किसान जिनके पास 5 एकड़ या फिर 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल अथवा उससे कम भूमि है, ठीक है, 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होनी चाहिए और 2 हेक्टेयर से जो है कम होनी चाहिए, उनको जो है कहा जाएगा लघु किसान। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। तीसरा एक और पॉइंट है, ये भी आपके लिए क्लियर होना जरूरी है, ये हो जाता है वृहद किसान से। वे किसान होते हैं वृहद किसान जिनके पास 5 एकड़ से अधिक और 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है। ठीक है, 2 हेक्टेयर से अधिक या फिर 5 एकड़ से अधिक जिनके पास भूमि होगी उनको वृहद किसान कहा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ ली है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते भी हैं। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट था मूल्य संवर्धन कर से। ये क्या हो जाता है, तो वह अतिरिक्त विशेषता या आर्थिक मूल्य जो एक कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों को प्रदान करने से पहले उसमें जोड़ देती है। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा मूल्य संवर्धन कर। ठीक है, अगर हिंदी में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, मूल्यवर्धन किसी वस्तु के मूल मूल्य से ऊपर बनाया जाता है। जो मूल मूल्य उसका होता है, मान लिया मूल मूल्य जो है उसका है 20 रुपये, और आपको एक जो उसका प्राइस बना दिया है 25 रुपये, तो ये जो होता है इसका यही कहा जाता है मूल्यवर्धन। ठीक है, 20 रुपये वो सब चीज़ लगाकर बेच रहा था लेकिन हमें दे रहा वो 25 रुपये में, तो ये हो जाता है इसका मूल्यवर्धन कर। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ ली है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सुमेलित करना है और सही उत्तर का जो है आपको चुनाव करना है, कौन सा हो जाता है। तो यहाँ दिखाया गया है आपको स्थलाकृति और क्रम संतुलन के कारक। आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से जो है करेक्ट हो जाएगा।
स्थलाकृति दिखाई गई हैं और क्रम संतुलन के कारक दिखाए गए हैं। और ये भी बड़ा जो है इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो बड़े आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है आपका पिरामिड की चोटी। पिरामिड की चोटी कहाँ होगी, किससे आप मैच कर सकते हैं बताओ। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पिरामिड की चोटी, क्या समुद्र की तरंग में पिरामिड की चोटी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्या पिरामिड की चोटी आपको पवन में मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्या पिरामिड की चोटी आपको नदी में मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो एक क्या आंसर बचा? तो एक ही आंसर बचता है इसका। ठीक है, पिरामिड की चोटी ये बचेगी आपकी हिमानी में। और ए का हो जाता है आपका 3। ए का 3 आपका दो ही ऑप्शन में दिया गया है, ए में और सी में। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एक हो जाता है आपका प्राकृतिक तटबंध। जो प्राकृतिक तटबंध है क्या वो आपका समुद्र में मिलेगा? प्राकृतिक तटबंध नहीं मिलेगा। प्राकृतिक तटबंध आपका पवन में भी नहीं मिलेगा। तो प्राकृतिक तटबंध मिल जाता है आपका नदी में। ठीक है, बी का हो जाता है 4 और बी का 4 भी आपका दोनों ही ऑप्शन में दिया गया है। अब यहाँ जो है हम फंस जाते हैं। स्टाम्प दिया गया है और एक आपका दिया गया है यारडांग। तो हमें पता है यारडांग के बारे में। यारडांग क्या होता है? तो यारडांग एक ऐसी जो है पहाड़ी होती है, इस तरह से जो है कुछ पहाड़ी होती है। ठीक है, इनको जो है यहाँ जो ये देख रहे हैं आप, ये हवा के द्वारा जो है इनको काट दिया जाता है। इसको यारडांग कहा जाता है। ठीक है, हवा के द्वारा जो काटी जाती हैं पहाड़ियाँ उनको यारडांग कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल भी हम आपको दिखाएंगे अभी अगले उसमें। तो फिलहाल जो है यारडांग हो जाता है, तो ये पवन के द्वारा काटा जाता है यांगडांग। डी का हो जाता है हमारा 2 और डी का 2 किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ कहा गया है ए का आपका 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, ये सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, स्टाम्प जो है समुद्र तरंग से संबंधित हो जाएगा। और डी का हो जाता है आपका 2। इस तरह से ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। और यहाँ जो है ये इमेज आप देख सकते हैं, ये हो जाता है आपका ये जो इमेज देख रहे हैं ये यारडांग की इमेज है। और यारडांग होता है जो पहाड़ी को जो है वायु के द्वारा काट दिया जाता है। ठीक है, किस तरह से काटा गया है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चारों तरफ से इसको वायु के द्वारा काट दिया गया है और ये हो जाता है यारडांग। तो ये किसके द्वारा बनेगा? तो ये पवनों के द्वारा बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ ली है। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये किसकी है? तो ये हो जाती है आपकी जो तटबंध बनाए जाते हैं। ये जो इमेज है ये हो जाती है तटबंध की। ठीक है, तटबंध से संबंधित ये इमेज हो जाती है। तटकों को जो है बांधा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक तटबंधों को। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, सूडान तुल्य जलवायु गर्म क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चुनाव करिए। सबसे पहले देखना आपको सही पूछा गया है या फिर आपसे गलत पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर सही कथन का आपको चुनाव करना है इनमें से जो उपरोक्त दिए गए हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे तो ये हो जाता है, इस जलवायु का मुख्य लक्षण एकांतर रूप से गर्म वर्षा और शीत ऋतु हो जाती है। ये तो आपका कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी होती है सूडान की जलवायु, सूडान की जलवायु का जो मुख्य लक्षण है वो एकांतर रूप से गर्म ऋतु और शीत ऋतु हो जाती है। तो ये तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। न्यून दैनिक तापांतर इस जलवायु का लक्षण है। तो न्यून जो दैनिक तापांतर है वो जो है यहाँ पर नहीं होगा। ये जो सूडान है ये आपका कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको मिलता है देखने को भूमध्य रेखा के आसपास। ठीक है, ये अफ्रीका में देखने को मिलता है आपको इस तरह से। और यहाँ जो है ये जो विषुवत रेखा का क्षेत्र होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो है न्यून दैनिक तापमान आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो पॉइंट आपका हो जाता है गलत। अफ्रीका में बहने वाली हरमट्टन इस जलवायु क्षेत्र की स्थानीय पवन है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और सूडान तुल्य जलवायु क्षेत्र में पार्कलैंड वनस्पति पाई जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका हो जाता है करेक्ट। आपका केवल एक गलत है, न्यून जो है दैनिक तापांतर होता है, तो ऐसा जो है वहाँ पर नहीं होगा। और इस हिसाब से केवल दूसरा जो है गलत है और बाकी जो 3 है वो आपके दिए गए हैं सही। और 2 जिसमें है उसको आप काट सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो है आपके हो जाते हैं करेक्ट। तो सी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। और यहाँ जो है दिखाया गया है सूडान की स्थिति, आप देख सकते हैं एक बार। सूडान की जो स्थिति है वो दिखाई गई है आपकी, ये भूमध्य रेखा हो जाती है 0 डिग्री जिसको कहा जाता है, यानी इसको इक्वेटर भी कहा जाता है। और ये यहाँ पर जो है सूडान की स्थिति हो जाती है। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के जो बीच का क्षेत्र है ये जो है, इसमें जो है न्यूनतम तापमान आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ जो है हमेशा समान तापमान बना रहता है। सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र पर लगातार पड़ती रहती है। बादल भी आते रहते हैं, बारिश भी सबसे ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, और सबसे
जो हरा भरा क्षेत्र है वो भी यही होता है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, पृथ्वी के धरातल पर मरुभूमि एक शुष्क भू स्थलाकृति है। तो ये जो है पूछा गया है आपसे, मरुस्थलीय क्षेत्र के सही अभिलक्षणों का चुनाव करिए। चुनाव करना है आपको मरुस्थलीय क्षेत्र के सही अभिलक्षणों का। पॉइंट आपको दिए गए हैं दो यहाँ पर, और आपको से पूछा गया है कौन सा इनमें से हो जाता है सही। ठीक है, ये पूछा गया है यहाँ पर सही कौन सा इनमें से हो जाएगा। और चलिए बात करेंगे इसके बारे में। दो पॉइंट आपको दिए गए हैं। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल में उच्च दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो ये तो आपका कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा। जो आपके मध्य अक्षांश मरुस्थल होते हैं उनमें उच्च दैनिक तापांतर पाया जाएगा। आप यही मान सकते हैं जो आपके मरुस्थल होते हैं उनमें जो है उच्च तापांतर पाया ही जाता है। ठीक है, तापीय विलोमता इस क्षेत्र में शुष्क जलवायु को जन्म देती है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। दोनों पॉइंट आपके यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं और दोनों करेक्ट हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और यहाँ देख सकते हैं ये हो जाता है आपका मरुस्थल। इस मरुस्थल में जो दैनिक तापांतर है क्या वो कम हो सकता है? बिल्कुल कहीं तक भी जो है वो कम नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो है दैनिक तापांतर हमेशा जो है ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात त्रिविमीय वायुमंडल वायु संरचना है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का आपको चुनाव करना है। बात किसकी हो रही है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात हो रही है। और चलिए बात करेंगे इसके बारे में। हमें बताना है सही कथन कौन सा है। यहाँ कहा गया है आपसे चक्रवातों को सशक्त बनाने वाली ऊर्जा संगणन प्रक्रिया से प्राप्त होती है। तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट जो है आपका हो जाता है सही, क्योंकि जो संगणन होता है, संगणन की जो प्रक्रिया होती है वो चक्रवात को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, संगणन क्या होता है? तो संगणन होता है जब चक्रवात के साथ में जो है चली जाती है आपकी बादल और उसको जो है नमी जो है वहाँ पर मिल जाती है, यानी जल वाष्प जो है चली जाती है चक्रवात के साथ। तो ये तो होता ही है, जब चक्रवात आएगा तो अपने साथ जो है नमी को लेकर आएगा। दूसरा पॉइंट है चक्रवातों का जो चक्षु अत्यधिक विक्षोभ तथा अथवा वायुमंडलीय अस्थिरता का केंद्र होता है। तो ये वायुमंडलीय अस्थिरता का केंद्र है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ये वायुमंडलीय अस्थिरता का केंद्र नहीं होता है। ठीक है, चक्रवातों का व्यास आयन रेखाओं की ओर बढ़ता है, तो ये भी आपका हो जाता है सही। केवल दो आपका जो है वो गलत दिया गया है और एक और तीन आपके सही दिए गए हैं। और आपसे पूछा क्या गया है? तो आपसे पूछा गया है सही कौन सा है। तो सही हो जाता है केवल एक और तीन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही। और यहाँ जो है संघनन की, अगर आप नहीं जानते हैं, संघनन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा में मौजूद जलवाष्प तरल पानी में बदल जाती है। ठीक है, ये होती है संघनन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, संसद की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कमेटी की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन से राज्य सबसे ज़्यादा जंगल की आग में योगदान देते हैं? जंगल की आग में योगदान देते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो आपके हो जाते हैं, एक आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा और एक आपका हो जाता है उड़ीसा। ये सबसे ज़्यादा जंगल की आग में अपना 1/3 लगभग योगदान देते हैं पूरे भारत का। ठीक है, तो बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश जो है वो भू आबद्ध देश है? तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए भू आबद्ध देश क्या होता है। तो ये जो है एक हमारा दिया गया है महाद्वीप, और इसमें जो है काफ़ी सारे देश आपको देखने को मिलते हैं। कुछ जो देश हैं ये आपके लगे होते हैं सागर से, महासागरों से लगे होते हैं, लेकिन कुछ देश जो है वो लैंड लॉक्ड होते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो किसी भी तरफ से जो है आपके सागर से या महासागर से नहीं लगे हुए हैं। तो जो लैंड लॉक्ड कंट्री है उसको भू आबद्ध देश कहा जाता है। तो आपसे यही पूछा गया है कि भू आबद्ध कहा जाएगा या फिर लैंड लॉक्ड कहा जाएगा, तो कौन सा देश हो जाता है? तो इनमें से बात की गई है, एक आपका जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया आपका ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। केन्या है, ये भी आपका लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। और कांगो जो है ये भी आपका लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। तो केवल एक हो जाती है इसमें बुर्किना फासो, ये हो जाती है आपकी लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है, और यहाँ कोटों की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना था और चयन हमने कर लिया है। हमारा केवल करेक्ट आंसर हो जाता है बी, जो आपके लिए हो जाता है करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इमेज के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश हम आपको करेंगे। पहले ऑप्शन में दिया गया है आपका नाइजीरिया। ठीक है, ये नाइजीरिया, केन्या, कांगो, सारों को हम जो है देख लेते हैं। तो ये नाइजीरिया ये जो है लगा हुआ है आपका गल्फ ऑफ जेनिया से। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये तो जो है लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है।
बुर्किना फासो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बुर्किना फासो जो है लैंडलॉक्ड कंट्री हो जाती है हमारी, ये अफ्रीका में हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे केन्या की। यहाँ हो जाता है केन्या। केन्या में जो है ये आपकी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, क्योंकि ये इंडियन ओशियन से लगी हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इंडियन ओशियन हो जाता है इधर। और एक हो जाता है आपका जो रिपब्लिक कांगो बचता है, तो कांगो भी जो है कहीं ना कहीं टच हो रहा है आपका महासागर से, और ये अटलांटिक ओशियन से टच है, तो ये भी कहीं ना कहीं लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं मानी जाएगी। आपकी लैंड लॉक्ड कंट्री केवल एक है, वो हो जाती है बुर्किना फासो। सारी चीज़ें हमने विद मैप आपको करा दी हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, इनमें से कौन से देश या फिर देशों का बंदरगाह आर्कटिक सागर में है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़े डीप से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछा गया है जो देशों का बंदरगाह आर्कटिक सागर में है, वो आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इनमें सबसे पहले बात करेंगे जो अमेरिका हो जाता है, रूस हो जाता है, कनाडा हो जाता है और नॉर्वे। इन चारों जो देश हैं, ये चारों देश हैं, इनके सबके बंदरगाह आर्कटिक सागर में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले आंसर ही समझ लेते हैं, तो आंसर तो आपका हो जाता है डी, ठीक है। 1 2 3 4 सभी आपके करेक्ट हो जाते हैं। इन सभी के जो बंदरगाह हैं वो सभी आर्कटिक में देखने को मिलेंगे। लेकिन पता कैसे करें, अब हम पता करते हैं इस तरह से। ये जो स्थिति दिखाई गई है, ये नॉर्वे की स्थिति दिखाई गई है, और इसके अलावा इमेज के माध्यम से अगर देखेंगे तो ये कनाडा हो जाता है, ठीक है। ये आपका जो है आर्कटिक क्षेत्र कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर आर्कटिक क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ जो है ये अमेरिका हो जाता है, इसके बाद ये रसिया हो जाता है, ठीक है। तो चार ही देश आपको दिए गए हैं, ठीक है। अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, नॉर्वे हो गया और रसिया हो गया। ये सारे देश जो हैं आपके आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अभी आपकी समझ में नहीं आया, लेकिन एक चीज़ और है हमारे पास जहाँ से हम आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो ये हो जाता है एक अगला मैप, ठीक है। यहाँ से आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो है स्थिति दिखाई गई है आपकी आर्कटिक क्षेत्र की, ठीक है। और आर्कटिक क्षेत्र में आप यहाँ सबसे पहले देखेंगे रसिया, उसके बाद नॉर्वे भी आ जाता है इसी के अंतर्गत, डेनमार्क भी है, लेकिन डेनमार्क हमारा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसके बाद कनाडा भी इसी में आ जाता है, और एक आपका यूएसए भी आ जाता है। और इन सभी के जो बंदरगाह हैं इन सभी के बंदरगाह यहाँ पर दिए हुए हैं। नाम भी हम बता सकते हैं, लेकिन काफ़ी जो है लंबा क्वेश्चन हो जाएगा नाम बताने से, ठीक है। इसलिए जो है नाम बताना ठीक नहीं है बंदरगाहों का। फिलहाल आपको ये चीज़ समझ लेनी है, यूएसए, रशिया, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे और एक आपका आइसलैंड, ये 5 6 देश जो हैं ये आपके आ जाते हैं आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है बड़े अच्छे तरीके से। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप जो है बिल्कुल गलत कभी नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन से किसी क्षेत्र के स्थानीय तापमान को प्रभावित करते हैं। किसी क्षेत्र के स्थानीय जो तापमान होता है उसको प्रभावित करने वाली क्या चीज़ें हो जाती हैं। तो जो महासागरीय धाराएं होती हैं, क्या वो किसी क्षेत्र के स्थानीय तापमान को प्रभावित करती हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। जो महासागरीय धाराएं हैं उनसे ही तो क्षेत्र का तापमान प्रभावित होता है। पवनें हैं, पवनें भी कहीं ना कहीं करेंगी, क्योंकि जब पवनें चलेंगी तो अपने साथ नमी लेकर आएंगी, अपने साथ जो है उष्ण या शीत जो है जिसी भी तरह से वो जो है गर्म हवाएं होंगी, ठंडी हवाएं होंगी, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र के स्थानीय तापमान को प्रभावित करने वाली हैं। इसके अलावा जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं, तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ ये भी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं अपने आसपास के क्षेत्रीय तापमान को, ठीक है। और लास्ट में बचती है हमारी मृदा। मृदा भी इम्पोर्टेंट हो जाती है किसी क्षेत्र के तापमान के लिए। मृदा जो है कई तरह की होती है, कहीं काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। तो किसी क्षेत्र में तो सूरज की किरणें ज़्यादा होंगी तो मिट्टी पर जो है पड़ेंगी, तो वहाँ का जो है क्षेत्र का जो तापमान है वो ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ लेना, ये जो चारों चीज़ें हैं इन सभी से क्षेत्र के स्थानीय तापमान को ये प्रभावित करने वाले कारक माने जा सकते हैं। तो यहाँ चारों हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 डी में दिया गया है आपका करेक्ट आंसर, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सिंचित भूमि कृषि क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारक है। मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारक कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाता है मृदा की क्षारीयता तथा लवणता, सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया है सिंचित कृषि भूमि में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण, तो मृदा की जो क्षारीय होती है वो भी इससे संबंधित हो जाती है, जो उसको निम्नीकरण कर देती है, और एक आपकी जो मिट्टी की लवणता होती है वो भी जो है उसको खराब कर देती है। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्राफीन से। ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए आपको, ग्राफीन क्या होता है। तो ग्राफीन का जो इस्तेमाल है वो सौर सेलों में किया जाता है, ठीक है। आपको बताना था ग्राफीन का इस्तेमाल, और आपको बताना है सही उत्तर भी कौन सा हो जाएगा। तो ग्राफीन जो है ये आपका पेंट में भी काम करता है,
स्याही में भी काम करता है और स्नेहकों के रूप में भी काम करता है ग्राफीन। इस तरह से चारों आपके करेक्ट हो जाएंगे और चारों दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में। यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ग्राफीन जो है ऐसा क्या होता है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्राफीन एक ऐसा पदार्थ है जो ग्रेफाइट से निकाला जाता है और शुद्ध कार्बन से बना होता है, जो प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, जिसे हम पेंसिल की लीड जैसी और भी दैनिक वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आज का 12 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है? जो केशिकात्व होता है ये सभी जानते हैं। जिस तरह से घर में हमारे लैंप जलाए जाते थे पहले, उनकी जो बत्ती होती थी, जो उसके अंदर जो कपड़ा लगा होता था, बत्ती जो होती थी, ठीक है, उसमें जो है नीचे की तरफ से जब तेल ऊपर की तरफ जाता है तो उसको जो है केशिकात्व का कारण वो हो जाता है। तो यहाँ यही आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कौन सा जो है एकमात्र कारण नहीं है केशिकात्व का। तो भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना एकमात्र कारण हो जाएगा, स्याही का सोखना ये भी एकमात्र कारण हो जाएगा, लेकिन पौधों की जड़ों से जल के पर्ण समूह की तरफ बढ़ना ये एकमात्र कारण नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं पौधों की जड़ों से जल के पर्ण समूह की तरफ बढ़ना। ठीक है, और क्या क्या कारण हो जाएंगे? तो इसके अलावा और कारण हो जाता है जो आपका होता है संसर्जन, एक संसर्जन होता है, ठीक है, ये भी इसका कारण हो जाता है, और परसवेदन जो है वो भी इसका कारण हो जाता है। ठीक है, तो एक ही कारण इसका नहीं है और यही हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं, पौधों की जड़ों से ऊपर की तरफ जल जाना। और यहाँ जो है केशनली, केशिकात्व के बारे में बताया गया है। केशनली को किसी द्रव में डुबोने पर पृष्ठ तनाव के कारण द्रव का नली में ऊपर उठना या नीचे उतरना, उसको जो है केशिकात्व कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने अच्छे से समझ ली है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? जब किसी झील की तली से एक बुलबुला उठेगा और वो सतह पर आएगा तो उसका जो आकार है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा उसका आकार? तो उसका आकार बढ़ जाएगा क्योंकि तली की अपेक्षा जो है ऊपर उठने पर जो है उसका दाब घटने लगेगा, उसका जो है आयतन बढ़ने लगेगा, इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। कुछ इस तरह से दिखाए गए हैं, ये बुलबुले होते हैं आपके झील के ऊपर, जो नीचे से छोटा होता है और ऊपर जब निकलता है तो ये बड़ा जो है उसका चला जाता है। कड़े जाड़े की झील की सतह हिमशीतित होती है, कड़े जाड़े की बात हो रही है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका कारण हो जाता है जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिकतम होती है। ठीक है, इस वजह से कड़े जाड़े में झील की जो हिम सतह है, जो ये झील है एक, ठीक है, इसका जो ऊपर का हिस्सा ये आपका जम जाएगा, तो इसका जो जमने वाला हिस्सा केवल ऊपर का रहेगा और नीचे जो है समान तापमान वहाँ पर बना रहेगा। ठीक है, पानी जो है नीचे का नहीं जमेगा और जो जल की सघनता है वो हो जाती है आपकी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस तरह से जो है आप इसको समझ सकते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच के जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो क्या होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है तरंग दैर्घ्य और वेग। बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। प्रकाश तरंगों से वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो होते हैं तरंग दैर्घ्य और वेग। अगला क्वेश्चन है हमारा, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का मूल कारण क्या है? उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का मूल कारण आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है, इसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। उसमें सुनिश्चित विचलन तल होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, और अत्यधिक कठोर होता है इसलिए भी जो है नहीं होगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, सारे जो हैं आपके हो जाते हैं यहाँ पर गलत। ठीक है, और उचित रीति से जो हीरा कटा हुआ तो उसकी जो चमक का मूल कारण है वो क्या हो जाएगा? तो उसकी चमक का मूल कारण होता है उसका आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और ये सभी जानते हैं आंतरिक परावर्तन के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, 2 कथन आपको दिए गए हैं, सत्य कथन आपको बताना है। तो सबसे पहला कथन की बात करेंगे, ये हो जाता है, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, यानी कि वो पास में लगता है। ठीक है, एक बाल्टी है, सिक्का जो है वो डाला गया है यहाँ पर
और वो जो है देखने से लगेगा आपको कि वो आपके पास ही है। ठीक है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल के ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाता है। दोनों पॉइंट आपके करेक्ट दिए गए हैं और दोनों करेक्ट हो जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों आपके जो हैं यहाँ पर सही बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार करना है। जो परिघटनाएं हैं उनको जो है विचार करना है, आपको बताना है कौन सा इनमें से हो जाता है दृष्टि भ्रम। ठीक है, दृष्टि भ्रम का जो है आपको उदाहरण देना है। आकाश में ध्रुव तारे को देखना, तो ये दृष्टि भ्रम नहीं है। आकाश में तो ध्रुव तारा होता है तो वो दृष्टि भ्रम थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक तो हो जाता है दो। दूसरा, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, तो चंद्रमा का जो है उषा काल में दिखना, तो चंद्रमा का उषा काल में दिखना, चंद्रमा जो है उषा काल में ही दिखता है और वो जो है आपको वाइट ही दिखाई देता है, तो उस तो जो है दिग भ्रम नहीं होगा, दृष्टि भ्रम वहाँ पर नहीं दिखाई देगा। आकाश में तारों का टिमटिमाना, बिल्कुल तारे टिमटिमाते थोड़े ही हैं, ये तो हमारा दृष्टि का भ्रम है कि वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ केवल आपके दिए गए हैं दो सही, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, केल्विन मान के मानव शरीर का तापमान कितना है। केल्विन मान से मानव शरीर का जो तापमान है वो कितना हो जाएगा। तो केल्विन मान से हो जाता है शरीर का तापमान आपका 310। 310 कैसे कैसे हो जाएगा, तो 310 जो हमारा जो शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 37 में प्लस हम 273 कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 310। ठीक है, तो इस तरह से जो है फॉर्मूला होता है इसका केल्विन से नापने का। ठीक है, तो डी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। एक हो जाएंगे कितने पर, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है -40 डिग्री पर। -40 डिग्री तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही जो है दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाएगा तो कौन सा परिवर्तन होगा। तो ये हो जाता है उसका क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु जो है वो घट जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। कथन ये दिया गया है आपको, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है और ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। 22 नंबर हो जाता है हमारा एक क्वेश्चन, और आपसे पूछा गया है यहाँ जो है सही उत्तर आपको चुनना है। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है। तो ये तो कहीं ना कहीं जो है आपका सही हो जाता है। जितनी आपकी ऊंचाई बढ़ेगी उतना जो है जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, तो ऊंचाई के साथ जो है वायुमंडलीय दाब वो नहीं बढ़ेगा, वो जो है उल्टा घटेगा। ये जो है आपका दूसरा हो जाता है गलत। एक आपका सही हो जाता है और आर जो है आपका गलत हो जाता है। और ये किस में दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। ए सही है, आर हो जाता है आपका गलत। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो आयतन है वो पहले घटता है और तब बढ़ता है। ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका क्या हो जाता है, ताप की वजह से तैरते हैं, दाब की वजह से, वेग की वजह से, घनत्व की वजह से तैरते हैं। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बादल जो है वायुमंडल में जो तैरने का उनका कारण है वो उनका घनत्व है, अपने घनत्व के कारण वो तैरते हैं। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों। क्यों जीवित रहेंगे जलीय जंतु जबकि बर्फ जम जाएगी ऊपर की सतह पर। तो ये हो जाता है, पानी का जो घनत्व है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, जिसमें बर्फ जो ऊपरी सतह के नीचे जो है पानी जमा रह जाता है। झील में केवल ऊपरी सतह पर बर्फ जमेगी, बाकी नीचे जो है वहाँ पर पानी रहता है, इसलिए जो है वहाँ जो है उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है। ठीक है, बाकी जो है आपके गलत हो जाते हैं, केवल बी हो जाएगा आपका करेक्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा हो जाएगा कथन जो सही नहीं है? वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है। जो वायु होती है उसमें ध्वनि वेग जो है वो दाब पर निर्भर आपका नहीं करेगा। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु के ध्वनि वेग जो है कम नहीं होगा। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ेगा, बिल्कुल। जब तापमान बढ़ेगा तो वायु जो है वो हल्की हो जाएगी और उससे जो है ध्वनि का वेग भी वहाँ पर बढ़ जाएगा। आयाम व आवर्ती परिवर्तन में वायु के ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होते हैं, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो बी हो जाएगा, जो आपका सही नहीं दिया गया है। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। क्यों चलते हैं शीत कोष्ठ में रखे भंडारित फल? आर्द्रता बढ़ जाती है, गलत हो जाएगा। अगर आर्द्रता बढ़ जाएगी तो वो जो है गलना और सड़ना शुरू कर देंगे। सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, ऐसा भी नहीं है, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी, वो भी गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, ये भी करेक्ट गलत हो जाएगा। श्वसन की दर घट जाती है, ठीक, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जो बर्फ़ में दबा दी जाती हैं चीज़ें, उनकी जो है बाहर से जो है उसको कुछ भी जो है हवा नहीं मिलती, यानी उसकी श्वसन की जो दर है वो घट जाती है, इसलिए जो है वो ख़राब नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादा समय तक चल जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्यों? क्यों गर्म होती हैं ये आपको बताना है। बादल हवा की गति को अवरुद्ध करते उष्णता पैदा करते हैं, तो ऐसा नहीं है, बादल हवा की गति को अवरुद्ध नहीं करते हैं। बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका हो जाता है करेक्ट। बादल जो है पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, और आपसे पूछा गया था करेक्ट ही, ठीक है, सही आपसे पूछा गया है, बी हो जाता है आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और आपसे पूछा गया है सत्य कथन कौन सा है। तो सबसे पहले दिया गया, अवरक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में नहीं किया जाता है, तो ये तो आपका हो जाता है गलत, ठीक है, रात्रि दृष्टि में ही किया जाता है अवरक्त तरंगों का प्रयोग। दूर संचार में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। दूर संचार में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग आपका किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना जानने में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं हो जाता है करेक्ट। तो पहला आपका गलत है, और दूसरा और तीसरा आपका हो जाता है करेक्ट, और ये दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आज का, निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाए जाते हैं। जो निम्न तापी होते हैं वो इंजन प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ये लाए जाते हैं द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में तथा द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में। बी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको लगता है कि हम कोई सुधार कर सकते हैं अपनी वीडियो में, वो भी आप हमें लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।